नमस्कार, टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले नेताओं के तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनावी समर में चुनाव प्रचार के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी चुनावी सभाएं करती हुई नजर आएंगी। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट सैयद मुर्तजा जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी6 न्यूज नेटवर्क पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, फिलहाल राजस्थान में धुआंधार रैलीज हो रही हैं और जो सभी दल हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। अब देखना होगा जनता किसे पसंद करती है। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान के माहौल को समझा जाए संजय जी, तो क्या कुछ हवा कह रही है राजस्थान में? जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 20 तारीख को आएगा। अभी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरी और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ये बीजेपी का कोई नया वादा नहीं है। यही वादा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी किया, यही वादा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि लोगों का ये कहना है कि ये घोषणाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है किसी प्रदेश के। उनको ये घोषणाएं पूरे देश के लिए करनी चाहिए। क्या देश के लोगों ने कोई पाप किया है कि उनको 1000 रुपए में और 900 रुपए में सिलेंडर खरीदेंगे, और जहां चुनाव है वहां के लोगों ने कोई बड़ा पुण्य का काम किया है कि उनको 450 और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा? तो ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जो सेलेक्टिव घोषणाएं कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा और क्षोभ है। जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में एक परिपाटी है कि 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है, या लोगों के मन में ये आता है कि सरकार को 5 साल में बदल देना चाहिए। लेकिन इस बार इस सोच को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस की पूरी जो बड़ी जो नेताओं की मंडली है, जिसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो सब के सब, खड़गे जी हैं, वो सब के सब लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता चली गई तो गहलोत साहब ने जितनी योजनाएं कल्याणकारी शुरू की हैं, वो सारी योजनाएं बीजेपी बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाई तो इन योजनाओं को हम दुगनी रफ्तार से हम चलाएंगे और आपका भला करेंगे। तो कांग्रेस इस पिच पे खेल रही है। उसे मालूम है कि लोगों का मिजाज जो है बदलने वाला है। उस मिजाज को की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है, और अभी भी करीब करीब 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान की जनता कुछ नए तरीके से सोच पाती है या नहीं सोच पाती है। जी बिल्कुल। सैयद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी जिस तरह से रैलीज कर रही है और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार फिलहाल राजस्थान में है, गहलोत सरकार, उसे घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है जनता इस बार कुछ बदलाव के मूड में है? बिल्कुल मैडम, मैं इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है। जैसे सर ने बताया था, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कि राजस्थान में ये परिपाटी बिल्कुल सही है कि 1 साल 5 साल एक सरकार रहती है, दूसरी बार अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन इस बार जो राजस्थान सरकार ने ये चिरंजीवी योजनाएं हुई, बहुत सारी घोषणाएं हुई, जिस पर अमल किया जा रहा है, धरातल पर ये अमल किया जा रहा है, जिसके कारण जनता इससे खुश है अपनी सरकार से। और जैसे कि आप जानते हैं, भाजपा कई प्रकार के घोषणाएं करती है, कई प्रकार के वादे करती है, लेकिन वादों में अभी कभी तक भी वह सर अंजाम नहीं दे पाती, वह उसको सही तरीके से डेवलप, इसका पूरी तरह से लागू नहीं कर पाती। एक्चुअली उसका सिर्फ एक मोटो है कि वह लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए, लोगों को एक पोलराइज करने के लिए, धर्म, जातीय, ये बीजेपी का काम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष की ही राजनीति करना है, जातीय समीकरण ही करना है कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग करके उसको अपने वोट बैंक को साझा करना है। एक्चुअल में जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने
जो हमेशा की तरह 10, 15, 20 हमेशा सीटें देती थी, इस बार भी उन्होंने 15 सीटें दी हैं। लेकिन भाजपा ने अपनी नफरत, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत या मुसलमानों की भावनाओं को अलग करने के लिए एक भी टिकट राजस्थान में मुस्लिम्स को नहीं दिया गया है। क्या हम ये इसको उनको अपनी उनकी नफरत का इजहार नहीं समझते हैं कि वो नफरत कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए? उन्होंने कोई भी ऐसे सिंगल एक सीट पर भी उन्होंने मुस्लिमों के लिए कोई भी सीट नहीं दी है। क्या इनका बहुत सारी वह योजना है, वह जब चुनाव आती है, जब वादे बहुत करती है लेकिन उसको अंजाम नहीं दे पाती है। जी बिल्कुल। और संजय जी, अगर हम बात करते हैं फिलहाल मायावती की एंट्री की, क्योंकि लगातार अब वो भी मैदान में कूद गई हैं, रैलियां तो चली रही हैं सभी की, लेकिन मायावती भी लोगों के बीच पहुंच रही है, जनसभा को संबोधित करने वाली है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी, मायावती के बारे में मैं कह रहा था कि मायावती को पिछले चुनाव में सीटें मिली थी और मायावती का एक पूरे राजस्थान में के दलित वोटरों में खास करके एक जनाधार भी है। और लेकिन पिछले दिनों में मायावती का जो रवैया रहा है मोदी सरकार को लेकर, और जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए, इस वायरल वीडियो ने भी अपना खेल दिखाया है। और राजस्थान के लोगों के मन में ये बात है कि मायावती इस समय जो है मोदी के साथ खड़ी है और एक वोट कटुआ की भूमिका में है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो जातिगत जनगणना जो है उसको अपना पोल प्लैंक बनाने जा रही है। परसों जो घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा उसकी जो थोड़ी बहुत डिटेल निकल कर आई है, उसमें कांग्रेस ये वादा करने जा रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी गहलोत की फिर से, सबसे पहले सूबे में जातिगत जनगणना या सर्वे करवाया जाएगा ताकि गरीबों, पिछड़ों, वंचितों इनको अपना हक जो है वाजिब तरीके से मिल सके। तो मायावती जो कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के वोट में डेंट लगाने की कोशिश कर रही है और जो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनकी ये कोशिश इस बार बहुत कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है हमें। और कांग्रेस जो है मायावती जो कर रही है उसके काट के रूप में अपनी योजनाएं लेकर सामने आने की कोशिश में लगी है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मायावती क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं। यही हाल मैं आपको जोड़ दूं आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स को खड़ा कर चुकी है, लेकिन उसके जो मुख्य कैंडिडेट थे जयपुर वाले वही भागकर कांग्रेस में चले गए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी हो या बीएसपी हो या इवन बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। उनको उम्मीद लग रही है कि शायद कांग्रेस इस बार अपनी जो 7 गारंटी है उन गारंटी के भरोसे दोबारा से सत्ता में आने में कामयाब होगी, और जो एक परंपरा है राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने की, उसको शायद तोड़ पाने में इस बार कामयाब होगी। जी बिल्कुल सैयद जी। और हम लगातार ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक लाल डायरी की बात करते हैं, गहलोत से इस लाल डायरी का संबंध है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो खुद उनके अंदर भी बहुत भ्रष्टाचार है। 500 करोड़ की अभी एक वीडियो जो कि वायरल हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे थे और वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ की डील कर रहे थे। तो ऐसे में किस तरह से बीजेपी अब भ्रष्टाचार की बात कर सकती है जब उनके खुद के पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि ये कहनी, भाजपा की कहनी और कथनी में फर्क है। बिल्कुल वो दूसरों पर आक्षेप लगाने का ही काम करती है। अपना उसका विकास, उसने अपने देश का विकास के लिए बहुत कम काम किया, बल्कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। जैसे आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, आप मैं क्लियर बता सकता हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं एक आम जनता के तौर पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ बिजली की रेटें बहुत पर यूनिट कम है, वहाँ स्कूल शिक्षा बहुत अच्छी कर दी गई है, वहाँ उन्होंने चिकित्सा के रूप में बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी उनको सराहना करने के बजाय उन पर आक्षेप पे आक्षेप लगा रही है, भ्रष्टाचार के, कभी शराब घोटाला, कभी कोई घोटाला। हालांकि इसमें अंदर आप भलीभांति जानते होंगे कि बीजेपी सरकार के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो कई रेप केस के अंदर और उनकी सजाएं मिल चुकी हैं, कई उनके पास पर केस चल रहे हैं, कोई दंगे के केस के अंदर उसके इल्जाम उस पर लगाए गए हैं। लेकिन
कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर आप आ जाएंगे तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप साफ सुथरे हैं, चाहे आपने कितने भी क्राइम्स किए हो और दूसरे लोग कितने भी अच्छा काम कर ले, पर उनका कोई प्रधानमंत्री जी द्वारा ना तो सराहना की जा रही है, ना उनके काम को अधिक मोटिवेट करने के लिए कोई फंड्स के रूप में या किसी भी रूप में कोई उनको राशि ना तो दी जा रही। जैसे हम यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो राजस्थान सरकार की अवहेलना की गई कई तौर पर। ना तो उनको फंड इतने दिए गए कि ना तो किसी अल्पसंख्यकों को, ना भी दूसरे वर्ग के लोगों को इतने फंड्स या इतने राशि मुहैया नहीं करवाई गई ताकि उनका इस राज्य का विकास हो सके या किसी प्रकार के परेशानी में आए तो नहीं कर सके। लेकिन सिर्फ अपने अपने स्तर पर जहां पर भाजपा की सरकार है वहीं पर उन्होंने कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, राजस्थान की अवहेलना ही की गई। संजय जी, फिलहाल अगर हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो बीजेपी से वो वाला जो मैजिक बात करते थे, मोदी मैजिक की जो चर्चा हमेशा होती थी, शायद अब वो बचा नहीं है। आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं और उस दौरान बीच में भी आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, तो जो एक मोदी मैजिक की बात की जाती थी वो अब कहीं नहीं दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं कि लोकसभा के जो एमपीज थे उन्हें अब चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, यानी तमाम तरह के प्रैक्टिकल बीजेपी करती हुई दिख रही है। जो है वो विकास की योजनाओं को लेकर नहीं है, मोदी मैजिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर है। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी लगातार करती रही है और राजस्थान में भी कर रही है। एक बहुत बड़ा तबका है राजस्थान में जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो आरएसएस का समर्थक है, वो केवल और केवल बीजेपी द्वारा जारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उनके पास है। आप अगर उनसे पूछिए कि भाई मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया है, कोई भी बीजेपी का समर्थक आपको ये नहीं बता पाएगा कि मोदी जी ने कौन से 2 अच्छे काम किए। वो केवल आपको 3 बातें बताएंगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने धारा 370 हटाया, मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया। लेकिन अगर आप पूछ लीजिए देश का नाम रोशन कैसे किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप काउंटर क्वेश्चन कर दीजिए कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो फिर वो उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मोदी जी का जो पूरा मैजिक है वो समाज के ताने बाने को तोड़कर और उसमें एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर वोट बटोरने की है, और इसी को लोगों ने मोदी मैजिक का नाम दे दिया है। दरअसल ये कोई मैजिक नहीं है, ये समाज को तोड़ने का एक फॉर्मूला है जो उनके पास है और उससे ध्रुवीकरण होता है और वो वोट बटोरते हैं। इसका उदाहरण आपको जो एक बाड़मेर की सभा में भी देखने को मिला, बायतू में उन्होंने क्या कहा कि हम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कांग्रेस घबरा गई है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे ये कहा कि कमल पर बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। दरअसल ये किसी भी नेता की एक फांसीवादी सोच जो है उसको उजागर करता है। जो चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालते हैं, किसी को फांसी नहीं देते हैं, किसी को छुरा नहीं घोंपते हैं, किसी की हत्या नहीं करते हैं, वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हैं। तो क्या इस इजहार में हिंसा होनी चाहिए? क्या इस इजहार को लेकर हिंसात्मक बात की जानी चाहिए? और जब कांग्रेस ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की कि ये मोदी जी का हेट स्पीच है, तो चुनाव आयोग, जिसको लोग मजाक में आजकल केचुआ भी कहते हैं, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो चुपचाप सोया रहा। तो ये मोदी मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है जिसको बीजेपी ने मोदी मैजिक का नाम दिया हुआ है। और राजस्थान में जो एक कोर वोटर है बीजेपी का, वो इसके बहकावे में है। आप ये नहीं कह सकते वो इसके बहकावे में नहीं है। लेकिन जो ये सोच है लोगों की कि 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए, अगर उसको दोनों को जोड़ दें तो बीजेपी की स्थिति मजबूत लगती है। लेकिन अगर जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बदलाव लाता है, अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ा रह गया, कांग्रेस की अच्छी योजनाओं से प्रभावित रहा, तो एक गहलोत साहब जो जादूगर कहे जाते हैं, उनका जादू चल सकता है इस बार। जी बिल्कुल सैयद। लेकिन सैयद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जो राजस्थान की जनता है वो किस चीज पर फोकस कर रही है? क्या कमियां हैं जिसे वो पूरा करना चाहती है या अपनी आगामी सरकार के अंदर वो देखना चाहते हैं?
मैडम बिल्कुल राजस्थान के जो निवासी हैं वो यह चाहती है कि देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति ना हो, होकर विकासशील राजनीति हो। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर राजनीति हो, इस पर काम की जाए, उसके आधार पर वोट मांगे जाए, न कि सिर्फ धर्मनिरपेक्ष आधार पर कि कहां पर मंदिर बनाया जाए, कहां पर मस्जिद बनाया जाए, उन लोगों को डिवाइड करके रूल किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति ऐसी हो जो जिसमें सभी का वर्गों का विकास हो, सभी जाति धर्म के लोगों वर्ग के जो लोग हैं उनका उत्थान हो, वह किसी प्रकार का मतभेद ना हो, आपसी भाईचारा का विकास हो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, आराम से काम हो, हर चीज का एक दूसरे से सम्मान करें, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें। यही बिना धर्मनिरपेक्ष राजनीति करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और यही हमारी राजस्थान की जनता ये चाहती है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि हमको एक बार बहकावे में आगे बार बार नहीं आना है। हमको अगर जहां विकास अगर राजस्थान में कांग्रेस कमेटी कर रही, कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे चाहे कोई भी दूसरी पार्टी करे, लेकिन चाहिए विकास। हमको ये नहीं चाहिए कि आप हमारे मुद्दा बना के हमको कोई मंदिर मस्जिद या कोई गुरुद्वारे का या कोई किसी और प्रकार का आप हमको एक मोटिव दे दें और फिर हमारे हिसाब से काम करें। नहीं, हमको ऐसी विकासशील राज्य चाहिए, हमको सड़कें अच्छी चाहिए, उचित शिक्षा चाहिए, बच्चों के स्कॉलरशिप चाहिए, बच्चों की चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, गर्भस्थ महिलाओं के लिए हमेशा नजदीक हॉस्पिटल हो और सुविधाएं प्रॉपर हो, आपस में कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े। ऐसी सभी सुविधाएं राजस्थान की जनता सरकार से चाहती है। जी संजय जी, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट की जिस तरह से गलतफहमियां बीच में हुई थी और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक थे वो आपस में बढ़ते हुए खिंचते हुए नजर आ रहे थे, आला कमान तक उनकी बातें पहुंची थी, तो अब के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ये फैक्टर कितना असर डालेगा? नहीं, देखिए, इस बार के चुनाव में सचिन पायलट को ये अंदाजा हो गया है कि वो गहलोत के मुकाबले जो है न तो उनका उतना समर्थन है और न ही इतने विधायक उनके पास है, न ही जो आला कमान है उसका समर्थन उनको हासिल है। तो ये बात उनको समझ में आ गई है और अब वो इंतजार के मूड में है। जैसे पिछले दिनों में राहुल गांधी के साथ जो सभाएं हुई उसमें गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ मंच पे नजर आए और एक जगह नहीं 4-5 जगह नजर आए। उन्होंने दोनों ने हाथ भी मिलाया, एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें की, हंसे। तो ये बताने की कोशिश की पूरे राजस्थान की जनता को कि हम साथ साथ हैं, हमारे बीच अब कोई झगड़ा नहीं है और हमने इस मामले को निपटा लिया है, सुलझा लिया है। खासकर आपको प्रियंका गांधी का एक बयान भी इस समय सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम साथ साथ हैं जी, और ये जो मोदी जी हैं ये तेरे नाम है। ये दिन भर रोते रहते हैं किसने किसको गाली दी, मुझे कितनी गाली दी, मुझे राजस्थान में कितनी गाली मिली, मुझे छत्तीसगढ़ में कितनी गाली मिली, मुझे मध्य प्रदेश में कितनी गाली दी गई, तेलंगाना में कितनी दी गई। और उन्होंने तो मजाक में यहाँ तक कहा कि तेरे नाम फिल्म बना दूंगी, और ताकि ये पता चले कि मोदी जी किस तरह रोते रहते हैं। तो ये कांग्रेस का झगड़ा ये जरूर इम्पोर्टेंट था पहले, लेकिन इस समय कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती हुई दिखाई दे रही है और हमें लगता है इसका फायदा इस चुनाव में आपको दिखाई देगा। और खासकर जो परसों कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है वो लैंडमार्क साबित होने जा रहा है, क्योंकि उसमें कांग्रेस कुछ ऐसे किसानों को लेकर, सिंचाई को लेकर, जो वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस को लेकर, ईआरसीपी को लेकर, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसको लेकर बड़ी घोषणाएं करने जा रही है और इसका बड़ा असर पूरे राजस्थान में दिखाई देगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो हर मुद्दे पर वो आगे थी, इसी तरह राजस्थान में भी आप देखेंगी कि कांग्रेस की घोषणा पत्र बीजेपी की घोषणा पत्र से हर मौके पे 20 ही साबित होगी। जी सैयद जी, तो जिस तरह से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, महिलाओं को प्राथमिकता इस बार दी गई है, तो क्या महिला वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है? राजस्थान के अंदर पहले से ही जैसे महिला वोटर्स, महिला जो जनता है उसके लिए पहले से ही सुविधाएं की गई थी। यहाँ पर राजस्थान में रोडवेज बसों के लिए महिलाओं को 30% वगैरह सुविधाएं पहले ही दी जा रही थी। कई प्रकार की गर्भस्थ महिला हुई या जो भी लड़कियां जो पढ़ाई के अंदर स्कूल और कॉलेज के अंदर अच्छे नंबर पाए तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह दे रही थी, पहले से ही दे रही थी।
सिर्फ ये राजस्थान के अंदर ये ऐसा है कि उस महिला वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। हालांकि इसका इन स्कीम्स का, इन योजनाओं का अभी धरातल पर कोई भी संभव नहीं। अभी उन्होंने कभी कोई धरातल पर स्कीम लाया नहीं है मैडम। ये अभी फिलहाल वादा है, जैसे वो 15 लाख रुपए का वादा था, उसी प्रकार ये वादा किया गया है ताकि महिला वोटर्स ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो और विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा को जीजे बनाए। इसके लिए और तो कुछ नहीं है मैडम। जी संजय जी, गहलोत का ओबीसी होना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है इन चुनाव में, क्योंकि लगातार अब ओबीसी की बात हो रही है, उनके आरक्षण की बात हो रही है, पूरे देश भर में बात हो रही है, तो गहलोत को कितना फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं, ओबीसी होने का फायदा गहलोत को जरूर मिलेगा इस चुनाव में, और लेकिन केवल ओबीसी होने से राजस्थान में इस समय काम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की जनता अपने मिजाज को बदलने के लिए, ताकि वो फिर से गहलोत को चुन सके, उनको कुछ स्पेशल पैकेज चाहिए, जिस पैकेज का ऐलान कांग्रेस 2 दिन बाद या परसों करने जा रही है। कांग्रेस ने पहले जो है 7 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को, जो महिला मुखिया होंगी परिवार को, उसको 10,000 रुपये, 500 में रसोई गैस, 15 लाख आपदा राहत में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी बच्चों की पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री लैपटॉप देना, और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये तो लेकर कांग्रेस पहले से कह रही है और ये योजनाएं चल भी रही है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है वो है नहर परियोजना, जिसका फायदा जो है राजस्थान के 13 जिले में के लोगों को मिलेगा, और इसमें 3 करोड़ आबादी आती है ईआरसीपी में, और ये 3 करोड़ आबादी जहां जहां आती है 13 जिलों में, उसमें 83 सीट है विधानसभा की, और इस 83 सीट में से पिछले चुनाव में 51 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी। तो ये जो है तुरूप का इक्का साबित होने जा रहा है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ये घोषणा करने जा रही है कि अगर उनकी सरकार लौटती है तो वो स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई ऐसा काम करेंगे कि इस योजना को अंजाम दिया जाए। अभी क्या है कि कांग्रेस ने इसके लिए बहुत आंदोलन चलाया है नहर परियोजना के लिए, और इसको उन्होंने मान्यता भी दी है, विधानसभा में इसको पास भी किया है, सबके अंदर इसको लेकर एक सहमति भी है राजस्थान के अंदर। लेकिन केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है, और राज्य सरकार का ये कहना है कि इस जो उत्तरी नहर परियोजना है राजस्थान की, ईआरसीपी है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए और इसको लागू किया जाए, ताकि 13 जिलों में जो सिंचाई है किसानों के लिए उसका इंतजाम हो सके, पीने का पानी का इंतजाम हो सके, क्योंकि राजस्थान में पीने का पानी और सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। लेकिन बीजेपी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने केवल 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद का एमएसपी ऐलान किया है, और इस 2700 रुपये में भी बोनस शामिल है। जबकि छत्तीसगढ़ में इसी बीजेपी ने 3100 रुपये धान की खरीद का मूल्य जो है एमएसपी घोषित किया था। तो ये बीजेपी हर जगह जो है अलग अलग यार्ड के साथ, अलग अलग मौके के हिसाब से लोगों को जो है एक चलावा देने की कोशिश कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूरे राजस्थान के कई जिलों में घूम कर आया हूँ, वहाँ सब लोग यही कहते हैं कि जो बीजेपी के वादों पे हम वोट नहीं देते हैं, हम बीजेपी के उन मुद्दों पर वोट देते हैं जो हिंदूवादी मुद्दा है, इस पर बाकी पार्टियां ध्यान नहीं देती। तो ये कहना कि बीजेपी कोई बड़ा विकास की योजना लेकर आएगी और उसकी सरकार बन जाएगी, तो ये तो अपने आप को धोखा देना होगा। बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो सांप्रदायिक मुद्दे पे बनेगी, और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी विकास के मुद्दे पे बनेगी। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जी सैयद जी, और कई बार गहलोत ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रैली तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका होमवर्क सही नहीं है, वो स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त बीजेपी के पास कोई ठोस काम नहीं है या कोई ठोस कारण नहीं है जिसके चलते गहलोत सरकार को वो घेर पाए, इसलिए वो इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों से बच रहे हैं जो कि प्राथमिकता होनी चाहिए?
जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। ये गहलोत सरकार, जो भाजपा जब भी, ये मोदी सरकार जब भी कोई भाषण देती है उसमें राजस्थान का जिक्र आता है, तो कहीं भी आप देखेंगे विकासशील मुद्दों पर वो बात नहीं करते हैं। वो बात जब भी करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर धर्मनिरपेक्ष हिसाब से धर्म की बात कर ली, कोई राजनीति की बात कर ली, कोई जाति की बात कर ली, या कोई उनके पास कोई मोटो नहीं होता है जिस पर वह राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार को घेर सके। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो है स्थानीय आधार पर लोगों के आपस में मिलकर, उनकी धरातल पर जाकर उनसे बातचीत करके, और उनसे कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता उनका, वो कम्युनिकेशन बराबर करती है अपनी जनता से, ताकि उनकी जो समस्याएं जो उनके सामने फेस हो रही हैं, उसके मोदी जी केंद्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके राजस्थान से उनको कोई एक, सिर्फ उनका एक ये जाति समीकरण कि राजस्थान में हमारी सरकार बननी चाहिए, उनका मोटो और कुछ भी नहीं है सिवाय उसके कि हमारी सरकार आ जाए, और कुछ भी नहीं। राजस्थान की जनता को क्या परेशानी आ रही है, उसको क्या शिक्षा की जरूरत है, कि चिकित्सा की जरूरत है, या किन परेशानियों से उनको सामना करना पड़ रहा है, उसकी धरातल पर या उसकी सरकार अवहेलना नहीं कर रही है। सिर्फ या एक दूसरे पर आक्षेप लगाना हो गया, या अपने को सर्वोच्च बनाना हो गया, यही मोदी जी का मकसद रह गया है। और दूसरों को नीचा दिखाना, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आपने क्या किया, पहले आप अपनी उपलब्धि गिनवाइए कि हाँ हमने राजस्थान में ये काम किए, आप इस आधार पर हमको वोट कीजिए। उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। राजस्थान सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि हो सकता है कि ये सफल काम करती है, लेकिन कई वो ऐसी है कि वो चुनावी दौरे में कर रही है। चुनाव का जब वक्त आ रहा है ना, जब ऐसी मोबाइल की योजनाएं निकाल रही है या कई ऐसी सुविधाएं कर रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चुनाव के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि वो कई ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत पूर्व पहले से ही चला रही है, जब चुनाव का कहीं दूर दूर तक कोई टाइम नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को अगर भाजपा की सरकार अगर बनानी भी है, तो उनको लोगों को कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना पड़ेगा, उनसे हमेशा बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी समस्या को सुनना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। अपने ऐसे प्रतिनिधित्व राजस्थान में अपॉइंट करने पड़ेंगे, ऐसे एमएलए एमपीज करने पड़ेंगे जो लोगों को सुने, लोगों की समस्याओं को सुने, उस पर अमल करें, और लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो प्रोवाइड करवाएं। जी संजय जी, फिलहाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, जो रैलियां चल रही है, किससे जनता प्रभावित ज्यादा दिख रही है, और क्या कुछ बदलाव हो सकता है, या कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देगी जनता? बीजेपी जो है वो बार बार ये कह रही है कि हम देश को महाशक्ति बनाएंगे, दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे, देश को सशक्त बनाएंगे। अब ये इन सब चीजों, ये सब जो है हेतु मध्यभूत कहते हैं ना, ऐसी बातें हैं जिसका आम जनता के जीवन से, उसके सरोकार से, उसकी बुनियादी जरूरतों से, उसकी परेशानियों से, उसकी तरद्दुद से कोई लेना देना नहीं है। भारत मजबूत कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बन जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है। और ये ऐसी फर्जी बातें हैं जिसका कोई असर मुझे होता चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा। जबकि राहुल गांधी अपनी सभाओं में बहुत ठोस तरीके से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो गहलोत सरकार की सारी योजनाओं को, जो जनपक्षीय योजनाएं हैं, उसको बंद कर देगी। लेकिन अगर गहलोत सरकार की वापसी होती है तो हमारी गारंटी है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं, खड़गे साहब कह रहे हैं, कि हम इन तमाम योजनाओं को दोगुने रफ्तार से चलाएंगे। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता हवाई घोषणाओं पे भरोसा करती है, इलस्ट्रमी बातों पे भरोसा करती है, या एक जमीनी बात पे भरोसा करती है, उन हकीकतों पे भरोसा करती है जो उनके जीवन को पे असर डालने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये अब जनता के हाथ में है, फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से समझदार है और बहुत सोच समझकर फैसला लेगी। 25 नवंबर को इलेक्शन होना है, मतदान होना है, देखना होगा कि किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।